हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम कई दिनों बाद फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। और पहले रीट 2021 का दौर आया, फिर रीट 2022 का और अभी रीट 2025 का। ठीक है भाई, तो जो रीट 2025 होने वाली है, आज हम खास करके उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप एक अपनी तैयारी को किस तरीके से दिशा दे सकते हो। थोड़ा मैं जो नए हमारे साथी इस वीडियोज़ के साथ जुड़ेंगे तो उनको बता दूं कि रीट 2021 जो परीक्षा रद्द हो गई थी, ठीक है, जो परीक्षा रद्द हुई थी उसमें मेरा स्कोर जो है वो 140 था रीट 2021 में। और जो वापस क्या है रद्द होकर के दोबारा पात्रता एग्ज़ाम करवाया गया तो उसके अंदर मेरा जो स्कोर रहा वो 130 रहा। वो 10 नंबर घटने का कारण ये रहा कि उस समय क्या है मानसिकता ये बन गई थी कि अभी कौन सा ये मेन एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसलिए वो 2021 का पढ़ा हुआ था वही, तो वापस हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस उसी के बेस पे एग्ज़ाम दे करके आए थे। और इतना तो पता ही था कि 120-30 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले रीट 2021 का जब था ना मेन एग्ज़ाम, तो उसी एग्ज़ाम के जरिए क्या हमारा सिलेक्शन होना था। तो उसकी तैयारी हमने इतनी बढ़िया से कर ली थी, इतना मतलब बढ़िया से अच्छे सिलेबस कवर किया था कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो हमारी निगाहों से बचा हो, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि रीट जो पात्रता है ये तो निकल जाएगी, लेकिन मन में कहीं वो डर भी था, इस पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था कि फिर से ये परीक्षा रद्द हुई या फिर ऐसे अभी 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन बता दें कि रीट 2021 में 140 और रीट 2022 जो एग्ज़ाम हुआ वापस पात्रता का, उसमें क्या है 130 नंबर आए थे 150 में से। तो इसका मतलब अपने ठीक ठाक इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं और जो भी आपको बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर सही बताने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या है आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं गाइड करने वाले, लेकिन उसमें कई जो दरअसल खुद नहीं पढ़ा होता, कईयों ने मतलब खुद चीज़ें कहीं और से तैयार कर रहे होते हैं और आपको क्या है मिसगाइड करके कहीं और किसी और दिशा में धकेल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आजकल भाव बढ़ गया है, कंपटीशन को कम करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आपको सही मार्ग पे ले जाने के बजाय आपको गलत दिशा में भेज दिया जाए, ठीक है। तो फिर आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, तो आप यानी बाकी आने वाले साथियों को क्या आप टक्कर देने योग्य ही नहीं रहोगे क्योंकि आपके पास पात्रता नहीं रहेगी। लेकिन हमें क्या है थोड़ा अपने विवेक से काम लेना है कि कौन सही बातचीत कर रहा है, कौन हमें सही बताने की कोशिश कर रहा है और कौन गलत बता रहा है, ठीक है। और इतना तो आपको समझदार होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बातचीत करें तो सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन हुआ नहीं है। कुछ एक टॉपिक नए ऐड हुए हैं, कुछ एक टॉपिक हट गए हैं, तो कुल मिला के सिलेबस लगभग वैसा ही रहा है, ठीक है। तो कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, माइनर चेंज हुए, थोड़े बहुत चेंज हुए, तो उसको हमें कवर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हफ्ता उसमें आप लगा दोगे ना, एक हफ्ता 5-7 दिन, तो वो सारे के सारे नए टॉपिक के नोट्स आपके पास वो 8-10 पेज में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो आप उनका दोहरान करते रहिए अच्छे से। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस हैं और हमें कहाँ से हमें जो टॉपिक्स की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो मेन रोल है, यानी हम क्यों ना ये तैयारी को थोड़ा सा, जिन्होंने पात्रता बिल्कुल जिनकी क्लियर नहीं है, मान लीजिए जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है, तैयारी अच्छे से नहीं की, उनको तो अपना मेन फोकस जो है वो पात्रता पर ही रखना है। लेकिन जिनको लगता है कि हमारी पात्रता हो सकती है, उसको अपना सब्जेक्ट पर थोड़ा और कमांड बनानी है, ठीक है, जो आगे हमारे मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। या फिर क्यों ना हम उन्हें रीट के पढ़ तो रहेंगे अभी, और उस टॉपिक में कुछ मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना होता भाई, मेंस के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना होता। जैसे हम यहाँ पे मैथ में कोई भी एक टॉपिक पढ़ने, परिमेय और अपरिमेय संख्या है, तो वैसा ही रीट के अंदर पढ़ना है, वैसा ही मेंस के अंदर पढ़ना है, ठीक है। वैसा ही पात्रता के अंदर, वैसा ही मेंस के अंदर आएगा। साइकोलॉजी जो हमें इधर पढ़नी है पात्रता के अंदर, वही साइकोलॉजी की तरह पूछी जानी है आपके मेन एग्जाम के अंदर, 3rd ग्रेड या फिर 2nd ग्रेड। रीट की जो साइकोलॉजी तैयार कर लेता है ना, लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसकी साइकोलॉजी तैयार हो जाती है, ठीक है, टीचिंग लेवल के, ठीक है। 2nd ग्रेड की अपने आप हो जाती है, ठीक है। 1st ग्रेड में कुछ टॉपिक आते हैं वो भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है हमें बाकी अदर जो सीटेट वगैरह एग्जाम हैं तो उनकी प्रिपरेशन भी साथ के साथ हो ही जाती है। हालांकि उसमें क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा क्या है अलग तरीके का आता है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी समझ पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे थोड़ा फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझ पे आधारित अभी पेपर बनने, पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है लगातार। तो अब समझ पे आधारित क्वेश्चन जो है हमारे राजस्थान में भी बनने लगे हैं।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हम चलो मुद्दे पे आते हैं, बाकी बातें फिर हम बाद में कर लेंगे कभी किसी और वीडियोज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। 2 लैंग्वेज आती है हमारे पास, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 30 प्रश्न इनके आते हैं। बीच में शिक्षण विधियाँ भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के यदि हम देखें तो सब्जेक्ट मतलब जैसे मैथ और साइंस का एक ही टीचर बनता है 3rd ग्रेड के अंदर, तो यानी जो मैथ्स की फील्ड में मैथ का टीचर बनना चाहता है, मैथ और साइंस का एक ही टीचर होता है, तो यानी जिसके पास साइंस है वो भी, उसको भी मैथ पढ़ना पड़ेगा, और जिसके पास मैथ है उसको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। यानी ये सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो 60 आएंगे मैथ और साइंस वालों के लिए। इसमें 30 नंबर का आपका मैथ रहेगा और 30 ही नंबर के आपकी रहेगी साइंस रहेगी, ठीक है। बाकी एसएसटी वालों के लिए क्या है, वो एसएसटी अपना सब्जेक्ट, वो उनका तो एक ही सब्जेक्ट होता है, सामाजिक विज्ञान उनको पढ़ना होता है, तो वो तो आएंगे, वहीं से 60 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उनको मैथ और साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बातचीत करें, और टीचिंग मेथड जो है वो आप वैसे तो लैंग्वेज के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर पूछे जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप मान सकते हो कि वैसे तो क्या है, पिछले 2021 में कितने प्रश्न 15-15 भी पूछे गए, ठीक है। लेकिन आप 10-10 मान के चलो कि 10-10 प्रश्न आएंगे। 20 आप क्या है मेन पोर्शन का मान के चलो कि जो हमारे पास जैसे हिंदी है, हिंदी व्याकरण के हमारे पास 20 प्रश्न आएंगे, और उसमें से 10 क्या है शिक्षण विधियों का आगे। ऐसे मान लीजिए आपने दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी रख ली, कुछ और रख लिया आपने, कोई भी आप लैंग्वेज। हाँ, एक बात और विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार हमें क्या है स्पेशल लैंग्वेज का टीचर बनना होता है, स्पेशल लैंग्वेज का टीचर बनना होता है, तो आपके ग्रेजुएशन में वो लैंग्वेज अलग से होनी चाहिए। वो लैंग्वेज आपने, उस लैंग्वेज से आपकी ग्रेजुएशन होना कंप्लीट, 3 साल में आपको वो लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो हिंदी के, तो वो आपके लैंग्वेज जो है वो हिंदी जो है वो 3 साल आपने ग्रेजुएशन में यदि पढ़ी है तभी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो लैंग्वेज की बात रही। और यदि आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हो तो रीट में आपको वो लैंग्वेज लेनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस बार गलती की वजह से बाहर हुए, उन्होंने रीट के अंदर वो लैंग्वेज ली नहीं, बाकी उधर लैंग्वेज का पेपर दिया, उधर तो लैंग्वेज का पेपर क्लियर कर लिया 3rd ग्रेड का, लेकिन इधर रीट में वो लैंग्वेज थी नहीं, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको। तो ये हमें गलती नहीं करनी खास करके। लेकिन मैथ साइंस वालों के लिए तो कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं लैंग्वेज का, वो तो मैथ साइंस से ही कंपटीशन लड़ते हैं। तो मैथ और साइंस, चाहे आपने बीएससी क्या है बायो में की है, चाहे आपने मैथ में की है, तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट मैथ और साइंस पे कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। आगे मेंस में भी वही पैटर्न रहने वाला है, और इधर पात्रता के अंदर भी वही पैटर्न है। तो चलिए हम बात करते हैं बुक्स की कि हम कहाँ से ये टॉपिक तैयार करें और किस तरीके से हम कम समय के अंदर चीज़ों को शॉर्टकट में पढ़ के, वैसे शॉर्टकट नहीं होता कोई भी, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को कंसाइज कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें। हमने पढ़ तो बहुत डिटेल से लिया, लेकिन उसको मिनिमाइज करना जिसको आता है ना, वही कंपटीशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। जब तक हमें चीज़ों को मिनिमाइज करना नहीं आएगा, चीज़ों को हमें संक्षिप्त करना नहीं आएगा, छोटी फॉर्म में हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आएंगे, या कौन कौन सी चीज़ें हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन कौन सी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें रिवाइज करके जानी है, तो फिर हम थोड़ा मात खा जाते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले साइकोलॉजी की हम बात करें। साइकोलॉजी 30 नंबर का पोर्शन आता है ये, और साइकोलॉजी के क्वेश्चन यदि आपने एक बार ढंग से पढ़ ली ना, साइकोलॉजी हालांकि समझने का विषय है, यदि आपकी समझ इतनी अच्छी है कि आप साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे ही बना सकते हो, यदि आपकी समझ अच्छी है तो। अब वास्तव में एक टीचर आपके, कई बार क्या होता है हमारे अंदर से एक प्रेरणा सी आती है अंदर, जब व्यक्ति मतलब इस फील्ड में उतरने से पहले ही उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता है, उसका मन कहता है, ठीक है। अब मन कहने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आपका मन तो किसी का भी कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो एक टीचर की आत्मा घुस जाती है, ऐसे मान लीजिए। यानी आप बने ही टीचर ही बनने के लिए आप पैदा हुआ, मान लीजिए ऐसा है कुछ, कईयों का ऐसा नेचर होता है। तो वो फिर क्या है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उस तरीके से उनकी साइकोलॉजी पे कमांड ठीक ठाक बन जाती है, और वो कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही कर जाते हैं। बाकी हमें जो पढ़ने हैं वो सिद्धांत वगैरह, अधिगम, ठीक है, व्यक्तित्व, जो भी कुछ पढ़ना है वो तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। आजकल क्या है, साइकोलॉजी में हमें समझ बनाने की ज़रूरत रहती है, तो समझ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई विशेष कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, फिर कोर्स मारी 50 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हाँ, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की 1-2 सब्जेक्ट की भी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कोर्स की तरफ जाइए। मेरे हिसाब से कोर्स में जाने का उतना समय है नहीं हमारे पास,
कोर्स में क्या है, आपको घंटों भर की क्लासें मिलती है, अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट करवाया जाता है, रजिस्टर बहुत ज़्यादा भर लेते हो आप, ठीक है। उन मैटर्स के आपको पीडीएफ दे दे के इतने ग्रंथ आपके घरों में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पढ़ोगे कब भाई? सिलेक्शन मैटर इकट्ठा करने से नहीं होता, या हमारे अच्छे नंबर मैटर इकट्ठा करने से नहीं आते, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो फिर हमारे अच्छे नंबर आएंगे कैसे? तो जो हमारे पास है उस मैटर को हम एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर हम क्या है बुक्स का ही सहारा लें, फिर हम बाद में वीडियोज़ ना देखें, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, फिर नई वीडियो, फिर दोबारा देखना, फिर 3 बार वीडियो देखना। वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होता भाई, वीडियोज़ होती सिर्फ आपको थोड़ा रास्ता दिखाने के लिए, आपकी साइकोलॉजी में वीडियोज़ देखना थोड़ा बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपकी वो समझ नहीं बन पाती कि आप क्वेश्चन पूछा क्या है और आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को करोगे। यदि ये आपकी समझ बन रही है, आपको पता चल रहा है, तो फिर तो कोई वीडियोज़ देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप बुक से पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हो। तो अब मैं बुक की यदि मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी के लिए 30 नंबर का पोर्शन जो है मैंने एक बुक सीखवाल से तैयार किया था। साथ के साथ मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ। और क्या है 30 में से क्या है रीट 2021 हुई थी, उसमें तो लगभग 29 प्रश्न या 30 प्रश्न सही हुए, ठीक है, लगभग पूरा स्कोर रहा उसमें। और जो बाद वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें एक आधा नंबर कटा, ठीक है, 1 या 2 नंबर, 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी के शायद मेरे गलत हुए थे रीट 2022 वाली परीक्षा, ठीक है। तो मतलब आप पढ़ लेते हो ना, वो भी कई बार तो वैसे ही अंडर प्रेशर आकर के या एग्ज़ाम के प्रति हम ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो गलतियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आप 27-28 का स्कोर कर रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया भाई। यानी आपके 25+ किसी भी सब्जेक्ट में हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी तो है भाई, तैयारी तो गजब की है इसका मतलब, ठीक है। तो हमें क्या है हर एक सब्जेक्ट में हमारे 25+ मार्क्स आते जाएँ तो ठीक हमारा रिजल्ट बन जाता है। ऐसे करके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे हमसे, तो 5 में 25+ आए तो 125+ हमारा स्कोर आराम से हो जाता है भाई। कुछ घबराने वाली इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ भाई, जो मैंने साइकोलॉजी के लिए तैयार की थी। साइकोलॉजी की मेरे पास ये वाली बुक थी भाई, आप इसके पन्ने देख सकते हो कि ये कैसे उखड़ गए, बाहर की तरफ आ रहे, ठीक है। ये देखिए पूरी बुक जो है फट गई, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको, ये देखिए ये वाली सीखवाल की बुक, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई, आप इसके हालात देख सकते हो, और ये बड़ी वाली सीखवाल नहीं है, ठीक है। एक बार जरूरी नहीं कि आप यही बुक लेके आओ, मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप यही बुक से पढ़ो। हाँ, लेकिन यदि आप फ्रेशर हो ना, तो फिर आपको ऐसी ही बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे आप सीखवाल पढ़ लीजिए, चाहे वंदना जादौन की एक प्रभात नाम करके एक बुक आती है शायद, वो भी ठीक है, उसमें भी कंटेंट ठीक है, तो उसमें भी लैंग्वेज यानी सरल है। तो सबसे पहले हमें जिस भी हम बुक्स को पढ़ें उसकी हमें शैली तो समझ में आनी जरूरी है ना। एक सबसे बढ़िया बुक आती है अवनी पब्लिकेशन की, लेकिन धीर सिंह धाबाई सर की, लेकिन वो बुक तो बहुत बढ़िया है, उसमें से क्वेश्चन भी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, नहीं 100% उसका रिजल्ट भी रहता है। 30 में से 30 प्रश्न आपको, 28-29 प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन वो बुक्स की लैंग्वेज थोड़ा ना क्लिष्ट है, लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, तो फ्रेशर बच्चे को समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आएगी फिर बुक चाहे कितनी अच्छी हो, फिर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रह जाती। तो यदि आपको उस बुक्स को आपको देखना, कंपेयर करना, यदि आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी तो खरीद ली तो बढ़िया है। जो भी आपके पास कोई भी बुक है खरीद ली आपने, तो फिर उसको चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी आपने पढ़ लिया होगा कुछ उसमें से, ठीक है भाई। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें मैं अगर आपको पेज बताऊं तो इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा पेज नहीं थे, इसमें थे भी आपके 200 पेज, पूरे 200 पेज। ये पूरे 200 पेज की छोटी सी बुक है, देखिएगा आप इसका साइज, छोटी सी बुक, ठीक है, इतनी सी बुक, 200 पेज। 200 पेज मतलब पूरे 100 पेज बनेंगे आगे पीछे मिला के, क्योंकि पेज संख्या तो दोनों एक पेज पे 2 बार लिखी होती है ना, एक अगले फ्रंट और एक क्या है उसके बैक साइड, तो इसका मतलब ये 100 पेज की बुक है, 100 पेज की। अभी 100 पेज की बुक का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक को खोल के। बुक को पढ़ने का तरीका भी क्या रहता है, ये वाला आप देखिएगा, इस बुक के ऊपर कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट की हुई मिलेंगी इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो अगले ही पेज पे आपको ऊपर फिर से वापस कुछ चीज़ें, कुछ नीचे चीज़ें लिखी पड़ी, कुछ हाईलाइट किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। अगले पेज पे आप फिर से देखिए जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, यानी मैंने इसमें क्या है लगभग 50 पेज का और मैटर जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके लिख के। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, फिर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चनों को भी इस तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिसकी व्याख्या जो पहली बार गलत हो रहे हैं, दूसरी बार भी गलत हो रहे हैं, उनको हाईलाइट किया हुआ है उन प्रश्नों को, ताकि हमें समझ पूरी बनानी है, ठीक है भाई। आप कोई भी पेज देखोगे ना, तो उस पर क्या है, आपको मैटर जो है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर आपको लिखा मिलेगा। जैसे ये वाला आप देख लीजिए,
ठीक है, अधिगम के सिद्धांत वगैरह। और यहाँ पे आप देखिएगा इसके पीछे वाले पेज पे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। ऐसे क्या है, मेरी पूरी बुक्स पे क्या है, कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कुछ और फैक्ट है जो इस बुक में नहीं दे रखी। जरूरी नहीं है मैं संपूर्ण, तो किसी बुक हो ही नहीं सकती ना कोई भी। तो उसमें क्या है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मैटर जहाँ से मिले वो हमें धीरे धीरे उसमें ऐड करते रहना होता है। और इस साइकोलॉजी के मैंने कोई खास नोट्स नहीं बनाए, यानी बुक्स ही नोट्स थी। जो हम मैटर पढ़ते हैं ना, वो हमें थोड़ा अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसको इस तरीके से आपको कवर करना है कि उसमें दोबारा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना रहे, ठीक है। अब ये बुक जो है ना, इसको मैं थोड़ा जल्द करवाऊंगा क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी बाद में पढ़ने के लिए। रिवाइज करना इसको मैं क्या है, लास्ट समय जाते जाते ना रीड के लिए मैंने इसको कम से कम 10 से 15 बार इस बुक्स को पढ़ा था। अब आपको ऐसे कैसे हो सकता है 10-15 बार कैसे, मैंने कह रहा हूँ ना 100 पेज की बुक्स है, 100 पेज की बुक है, और इसको पढ़ते वक्त कितना टाइम लगता था। पहली शुरुआत में लगा, शुरुआत में तो क्या है 3-4 महीने 5 महीने तक लग गए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ने की आदत थी, तो साइकोलॉजी को मैं 2 घंटे पढ़ता था, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, बढ़िया सब्जेक्ट था। तो उस तरीके से क्या है, पहली बार तो टाइम लगा 5-6 मंथ, क्योंकि रीट 2021-19 से एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे थे, और 21 तक आते आते एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। तो उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया फिर, और फिर बाद में रिवाइज करते वक्त ना इसको मात्र क्या है 5-7 दिन, और लास्ट समय तो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए रखा, और एक दिन में पूरा सब्जेक्ट मैंने रिवाइज किया, एक दिन में किया जा सकता है कि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारे पास साइकोलॉजी की बात, कि आप यदि साइकोलॉजी को पढ़ना चाहो तो आप कम से कम यदि बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको साइकोलॉजी नहीं आती, तो आप 1.5 घंटा दे दीजिए। 1 घंटा आप क्या है, कोई एक टॉपिक पे आप क्लास देखिए, वो छोटी क्लास, उतनी बहुत बड़ी भी क्लास है नहीं, ऐसे नहीं अधिगम के मान लीजिए 50 क्लास से पढ़िए, 50 नहीं, आप कम से कम अधिगम की 10 या 12 क्लासेस वाली प्लेलिस्ट आप देखो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें एक बार सारी आपकी निगाहों से, आपके दिमाग से, मतलब वो आपके दिमाग में भी आ जाए सारी की सारी चीज़ें, कुछ रहे भी ना, और इतनी डिटेल भी ना हो कि हम उसमें अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है करने का। तो आप उसको 2 गुना स्पीड पे करके, आपको साइकोलॉजी में उतना कुछ, मेरे हिसाब से यदि आपके पास बुक है तो फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी में वही चीज़ें होती है, आपकी बुक में वही चीज़ें लिखी पड़ी हैं, वही टीचर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समझने में बल देना ज़्यादा। कुछ चीज़ अलग आपको मिलती है कि हमारी बुक्स में नहीं है, तो वो आपको नोट कर लेनी। बाकी आपको सारे नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नोट्स बनाओगे तो फिर टाइम हमारे पास उतना है नहीं, ठीक है। ये तो हुई बात हमारे लिए साइकोलॉजी की। उसके बाद L1 आती है, यानी लैंग्वेज फर्स्ट आती है। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए हमें क्या करना है, एक बुक है रचना प्रबोध करके, क्लास 9 से लेके 12th तक की एक व्याकरण की बुक चला करती थी, रामबाण है भाई, उसको पढ़ लीजिए। रीट में क्वेश्चन बाहर नहीं उससे जाता, अलग अलग क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक आपको मान लीजिए मुश्किल लगता है, आप उसके एक दो वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, और उसी की वीडियोस देखो। जैसे आप विलोम शब्दों के आप वीडियोस देखे जा रहे हो, उसका कोई फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं। विलोम शब्द जो बुक में दिए हैं उसको रट्टा मारो भाई, उसको पढ़ो, उसको समझो। ऐसे टॉपिक्स की हमें वीडियोस नहीं देखनी होती। अब आप संज्ञा भी आप 3री क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और अभी आप संज्ञा का वीडियोस देखोगे तो फिर काहे की बात है भाई उसमें, ठीक है। और इतने कोई हमारे एग्जाम में कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते भाई, ये पात्रता एग्जाम है, आराम से क्लियर हो जाती है। जितना आप माइंड को फ्रेश रखोगे ना, सारी गेम माइंड की है भाई। अभी कह रहे हैं ना कि मैंने जब भी हमारा माइंड खराब हो जाता है तो फिर हमारा पेपर बिगड़ जाता है भाई। इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से जो वो रचना प्रबोध 9 से 12वीं तक की जो बुक है ना, यदि आप कोई और पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ते रहो, जारी रखो। अब बुक्स चेंज मत करो। यदि आपने मान लीजिए कोई अभी सोचा नहीं कि क्या कंटेंट पढ़ूं, तो आप वो 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण की बुक सरकारी स्कूल में जाओगे, किसी बच्चे से ले लो आप 1 महीने के लिए, उसे पढ़ लो। मैंने उसके अंदर ही कुछ ऐड और कर दिया था एक्स्ट्रा, तो वो भी एक संपूर्ण बुक बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास L2 के लिए हमारे पास क्या है, यानी लैंग्वेज 2। L2 का मतलब लैंग्वेज 2, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या है, वो भी 30 नंबर की है, और शिक्षण विधियों के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। ये भी 30 नंबर की है, और ये भी आप क्या है L2 मान लीजिए। कई बार हमारे पास कुछ लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि उसकी हमारे पाठ्य पुस्तक, जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, तो पंजाबी में हमें कोई व्याकरण की सीधी बुक, मेरे पास पंजाबी लैंग्वेज थी, तो वो कोई सीधी बुक मिली नहीं, तो मैंने एक, अभी टीचर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन मैं उस बुक का फोटो यहाँ पे शो कर दूंगा,
ठीक है, तो वो बुक आप खरीद के आप पढ़ सकते हो, पंजाबी यदि आपके पास लैंग्वेज है तो। नहीं तो आप क्या है, किसी और लैंग्वेज के लिए आप मतलब पाठ्य पुस्तक यदि आपके स्कूल में जो चलती है ना बुक्स, उसको आप पढ़ लीजिए ना, तो उससे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, इसमें पेपर सेटर का पता है क्या वो मानसिकता क्या रहती है, वो उसी तरीके से पेपर सेट करता है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले क्या करते हैं, अभी 11th 12th 8th के पेपर बनाएंगे, और पेपर बनाते वक्त वो उन सारी बुक्स को रीड करते हैं, ठीक है, उनके सिलेबस माइंड में होता है, तो वो ही सिलेबस इधर जब दिखता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि ये फलां बुक में टॉपिक ये दे रखा है, और बुक्स उनके सामने होती हैं, सारी की सारी बुक्स जहाँ से वो सिलेबस दिया गया आपको, तो वो वहीं से वही क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या है, हमें आरबीएसई की बुक्स पढ़नी चाहिए भाई, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए जो हमारे स्कूलों में चल रही हैं। हम क्यों ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, किधर भी भागने की जरूरत नहीं। जैसे ये अभी देखिए ज्वाला और दहन वाला टॉपिक जुड़ा है, दहन और ज्वाला, इसका मैंने मात्र 20-25 मिनट का वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। ऐसे आप देखिए प्राकृतिक परिघटनाएं, उसमें भूकंप और तड़ित जुड़ा है, क्लास 8 में दे रखा है अभी। इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे कह देना, जब क्वेश्चन आने ही वही से हैं भाई, ठीक है। मैं रीट के एग्जाम दे चुका हूँ भाई, मैंने लेवल फर्स्ट का भी एग्जाम दिया था जो रद्द हुई थी, उसमें भी मेरा 130 नंबर का स्कोर था, 130 नंबर थे। तो भाई पेपर बनता ही उसी से है, आरबीएसई बुक से बनता है जो हमारे स्कूलों में चल रही है। तो इसका मतलब हमें इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है भाई, तो स्कोर बूस्ट अप अपने आप हो जाएगा भाई, यदि आप वो बुक्स पढ़ लेते हो अच्छे से। अवेलेबल नहीं है तो आप किसी, आजकल क्या है 100 एप्लीकेशन आती है भाई, आप वेबसाइट पे जाके सीधी वो बुक डाउनलोड करो, उसमें जो टॉपिक आपको मिलता है उसके आप नोट्स बनाओ, 1 पेज का नोट्स बनेगा, पूरे 1 चैप्टर का 1 पेज के आप दोनों साइड लिखोगे ना, तो इतने में नोट्स खत्म है उसे। साइंस के आपके क्या 30-35 पेजों में सारे आ जाएंगे टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज मान लो। हम क्या ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं भाई, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए मैंने क्या है साइंस के लिए रीट 2021 के लिए मैंने एक बुक लाई थी, आधारभूत विज्ञान फर्स्ट रैंक की, ये वाली देखिए, जो बुक मैंने पढ़ी है वही आपको बताऊंगा, फर्स्ट रैंक वाली, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ये रीट स्पेशल लिखा हुआ था, और ये 6 से 10 तक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तकें थी ना, उस पर आधारित बुक, पता नहीं अब तो मैंने देखा नहीं, ये मैं बहुत समय पहले लाया था जब रीट 2021 होने वाली थी, उससे पहले, ठीक है। और इसमें शायद दे तो नहीं रखा ये बुक कब की है, ठीक है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि 2020 के आसपास मैं इस बुक को लाया था। और इसमें क्या है, ये वाले देखिए आप, जो टॉपिक सिलेबस में है ना, उस सभी को मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। फिर इसमें सारा का सारा देखिए, क्लास 6 का अलग मैटर दे रखा है, क्लास 7 का, यदि अभी एनसीईआरटी की बुक ऐसी मिल जाए ना, तो वो रामबाण है भाई, वो आपको मान लीजिए ऐसे निचोड़ मिल गया, ठीक है। लेकिन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, फिर हमें खुद वो बुक्स पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके या कहीं से भी आप देखो, ठीक है। तो वो फिर आजकल क्या है, बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे दिखाता हूँ जो इधर आ रहे थे हमारे सिलेबस में लग रहे हैं। जैसे आप देखिए पदार्थ वाला, तत्वों वाला टॉपिक, यौगिक मिश्रण, ये हमारे पास टॉपिक है। अब देखिए, आओ पदार्थ को जाने, इसके देखिए आप ये वाला टॉपिक देखिएगा, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में आप देखिएगा, अगले पेज पे आप देखिएगा, फिर से आपको वही, आपको पैटर्न सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये संपूर्ण बुक मैंने इस तरीके से एक बुक में लाता हूँ, उसी में से जो चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, एक रीट 2021 में एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से यौगिक कौन सा है, तो देखो भाई इस वाली सारणी में सीधा मेंशन कर रखा है जल, उसमें जल ऑप्शन दे रखा था, तो जल देखिए H2O यौगिक है, दे रखा है एग्जाम्पल कि नहीं दे रखा, दे रखा है भाई। क्यों घबराते हो भाई, कहीं से पेपर कहाँ से आ जाएगा, कुछ भी नहीं आता भाई। ये रीट में 1-2 बार ये वाले तत्व पूछेगा, तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए कि ये जो पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप डरिए मत भाई, ठीक है। आप उसी बुक को क्या आप संपूर्ण बना दीजिए भाई, संपूर्ण बना दीजिए। आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो अपने आप क्या है परफेक्ट हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मैटर जो मिले, मैं तो बुक्स में लिख दिया करता था, बाकी आपकी यदि आपको लगे तो आप अलग किसी और बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके पास कोई पहले से आपने बुक खरीद रखी है तो उसे चेंज मत करिएगा, क्योंकि वो आपने पढ़ रखी है तो, ठीक है। ये देखिएगा बल वाला टॉपिक, ठीक है। तो सब कुछ यानी तैयार किया जा सकता है, मैंने तो इसी बुक से ही कर लिया था भाई। प्रोटीन वगैरह ये क्लास 6वीं 7वीं के अंदर टॉपिक दे रखा है, वसा प्रोटीन, और उसमें से कौन सा रोग होता है,
ठीक है, तो वही तो हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कृंतक रद्रक वाला प्रश्न पूछा गया था और कक्षा 7 में दे रखा है, कक्षा 7 में ये वाली सारणी बनी पड़ी हुई। कुछ भी नहीं बाहर जाता भाई एनसीईआरटी से, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं बाहर जाता। और 1-2 प्रश्न जाएंगे भी तो उसके पीछे हम क्यों दौड़े भाई। 1-2 प्रश्न मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ से जाएंगे। वो बायोलॉजी के अंदर जाएंगे, वो 11th-12th के टॉपिक उठा लेता है कई बार, क्योंकि वो कई टीचर ऐसे होते हैं वो 11th-12th का भी पेपर सेट करते हैं, तो वो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से डाल देते हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हमें 28 नंबर नहीं दिख रहे कि हमारे 28 नंबर यहाँ से आ सकते हैं, हमें वो 2 क्वेश्चन दिखेंगे। हमारी प्रवृत्ति वैसी ना कि हम उन 2 क्वेश्चनों के पीछे पड़ जाएंगे कि ये कहाँ से आए। तो ये इस तरीके से क्या मैंने इस पूरी बुक को हाईलाइट कर रखा है, पूरी बुक में लिख रखा है। तो ये तो हुई बात साइंस के बारे में कि अब साइंस को आपको कहाँ से तैयार करना है। तो साइंस होगी, हिंदी होगी, साइकोलॉजी होगी, दोनों लैंग्वेज होगी, बता दिया मैंने, ठीक है। और यदि आप पढ़ना चाहो तो साइकोलॉजी का आप कम से कम 1.5 घंटा पढ़िए, 1 घंटा आप वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए, आधा घंटा उसको रिवाइज कीजिए बुक से, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं उनको ऐड कर दीजिए। इस तरीके की आपको साइकोलॉजी पढ़नी है। लैंग्वेज के लिए 1 घंटा काफ़ी है, लैंग्वेज 2 के लिए भी 1 घंटा काफ़ी है। सब्जेक्ट को आप 2 से 2.5 घंटे पढ़िए, सब्जेक्ट आपका मेंस में भी काम आना है। 3 घंटे पढ़ लो भले, 1.5 घंटा, क्योंकि 7-8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। यदि 2 महीने के अंदर हमें 120+ नंबर लाने हैं तो फिर आपको 7-8 घंटे, 8 घंटे तो कम से कम निकालने पड़ेंगे ना। और ठंड में अपना खून ठंडा नहीं होने देना, पहली बात ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि सब्जेक्ट ही हम बात कर रहे थे। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए रामनिवास मथुरिया सर की बुक आती है। अभी तो वैसे और भी आ गई, अभी तो नई बुक्स का नाम लेते हैं ना। धिंदवाल पब्लिकेशन से एक नकुल पारिक की बुक आई है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक बुक है, उनमें कंटेंट ठीक ही दे रखा है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी करो भाई, क्वेश्चन इतने डीप आने ही नहीं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक करो। हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं जैसे वर्गमूल वाले टॉपिक में क्या कुछ टॉपिक अलग टाइप है, तो उन टाइप को आप यूट्यूब से छोटी सी वीडियो देख के आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। या फिर आप उनके शॉर्ट नोट्स आप बना लो, जो आपको नया कॉन्सेप्ट लगता है, नया क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसके बारे में क्यों चिंता करनी भाई। जो आपको देखते ही क्वेश्चन, मान लीजिए आप वीडियोस देख रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व किया, फटाक से आपसे आंसर आ गया, तो वो तो तरीका ठीक है आपका। अब उसको आप लिखे जा रहे हो, उस क्वेश्चन को भी लिख रहे हो, उसको भी आप समझ रहे हो 5-5, 10-10 मिनट तक, तो क्या फ़ायदा भाई। उसमें आप सिर्फ वही क्वेश्चन अपने रजिस्टर में नोट करो जो आपको नहीं आता, वही टाइप जो इसका बारे में आपको पता नहीं, जो नए जो फॉर्मूले हैं या कुछ और तरीका है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, वो चीज़ें आप नोट कर लो। मैंने एक पतले से रजिस्टर पे कुछ एक चीज़ें नहीं थी, ठीक है, वैसे मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कम्पिटिटिव एग्जाम से हमें चाहिए होती है कुछ मेथड, तो वो मात्र क्या है 20 से 25 पेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने लिख के ऐसे ही, तो वो 20-25 पेजों को मैंने लास्ट समय रिवाइज करके किया, तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ। उससे जो क्वेश्चन आया वो सीधा हो गया, बाकी तो सब आती थी, ठीक है। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाता भी रहता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूलों वगैरह में पढ़ाते रहते हैं, उससे भी कुछ चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर होती हैं। मैथ साइंस पढ़ाते हुए मुझे कई दिन हो गए, तो यानी आप कहने का मतलब क्या है, कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती जब आप इन बुक्स को आप पढ़ लेते हो अच्छे से, जो हमारे स्कूलों में चल रही हैं। और उसमें हमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, बहुत सारे ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, साइंस मैथ भी हो गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, टीचिंग मेथड की हम बात करें। टीचिंग मेथड जो है लगभग आप 10-10 नंबर ही मान के चलो ना, तो भी हमारे 40 नंबर के टीचिंग मेथड बनते हैं अकेले, 40 से 50 मार्क्स के। तो वो 40 नंबर में से 30-35 नंबर, 35 नंबर तक हमारे आराम से आ सकते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इसके लिए देखिएगा, इसके लिए मैं आपको बुक दिखाऊं तो जो मैंने पढ़ी है मैं तो वही बताऊंगा, अभी आप और भी बुक्स ले सकते हो। तो ये फर्स्ट रैंक की बुक मैंने पढ़ी थी, फर्स्ट रैंक की, ठीक है भाई। और क्योंकि आपने यदि एक बार शिक्षण विधियों को अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर वो आप दूसरे भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि शिक्षण विधियाँ तो सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता उनमें, 19-21 का अंतर आता है, वो थोड़ा बहुत, इतना तो हम समझदार हो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो जैसे मैंने पंजाबी के लिए कोई शिक्षण विधियों कोई बुक नहीं खरीदी, कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, लेकिन पंजाबी में मेरा स्कोर रहा 30 में से 29-30 नंबर पूरी, मतलब एक नंबर या 2-2 नंबर कटे होंगे कोई, जब 140 नंबर आए, 130 आए, तो किस सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कट गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप
देखोगे तो इस बुक्स को मेरा पढ़ने का वही तरीका आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ये देखिए कुछ नई चीज़ मिलती है तो मैं ऊपर मेंशन जरूर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नई चीज़, कोई नई परिभाषा आ गई, ठीक है। ये आप देख सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें जो हाईलाइट की हुई हैं। लास्ट समय आप देखिएगा इस पेज में लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन हाईलाइट देखो कितना किया हुआ है। यानी आप लास्ट समय जब आप इस बुक को आप पूरा वैसे ही पढ़ रहे हो ना, तो सारी चीज़ों को आप हाईलाइट करके चल रहे हो तो फिर तो भी गलत है। मुख्य चीज़ों को जो आपको लगता है कि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, या जो चीज़ें हमें याद होगी उसको वापस हाईलाइट क्यों करना, भले ही वो इंपॉर्टेंट है, हमें याद होगी और हमें पता है हम उसमें से गलत कर ही नहीं सकते कभी, तो उस चीज़ों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो वो इनमें से भी मैंने आप देखिएगा कोई भी चीज़ हाईलाइट इस पेजों से की नहीं मैंने, सिवाय क्वेश्चनों और जो अलग से कुछ चीज़ें मेंशन की है तो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा और भी हम टॉपिक देख सकते हैं। जैसे आप ये वाली टॉपिक देखिएगा, इसमें कुछ एक चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी, ठीक है भाई। तो आपको इस तरीके से पढ़ने की आपको ज़रूरत रहती है। अब देखिएगा ये वाली जो टेबल्स होती हैं या कैसे करके इसको इतनी इतनी चीज़ें हाईलाइट कर रखी। जरूरी नहीं आपको मान लीजिए 1-2 लाइनें और नहीं आ रही तो आप ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी बुक को जो है वो पढ़ने का सही तरीका ये वाला हो सकता है। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह, उसी बुक्स को आप शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर दो ना। अब ये बुक जो है वो इस तरीके से मैंने पढ़ी, दोबारा आप फिर देख सकते हो। आप चाहो तो ये वाली बुक ला सकते हो, चाहो तो आपको कोई और मिल रही है, जैसे एस मंगल की बुक आती है वो भी बढ़िया बताते हैं, ठीक है। यदि आपके पास क्या है कोई बीएड वाली बुक पढ़ी है यदि, तो वो तो फिर रामबाण ही है, लेकिन उसको फिर वो 500 पेजों की होगी कम से कम बुक, तो उसको फिर पढ़ने में टाइम जाता है भाई। यदि हमें समझ बनानी है, शिक्षण विधियों में तो समझ पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं, उतना कुछ सोचना नहीं पड़ता। एक बार आपने पढ़ लिया ना 1-2 बार तो हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब साइंस की एक 10th क्लास की बुक थी, उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स छांटे थे जो जैसे बायोलॉजी के होते हैं ना पोर्शन, वो हमें थोड़ा 10th तक भी देखने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें मैं आपको बताऊं तो कुछ जैसे ये वाला मान लीजिए पाचन तंत्र वाला है। अब देखिए इसमें कैसे इसको डार्क कर रखे, पाचन तंत्र वाला ये टॉपिक, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र है, श्वसन है, ये सारे के सारे आप टॉपिक वहीं से तैयार कर सकते हो, इसमें कोई नया थोड़ा ना पूछा जाना है। कुछ मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चनों के लिए हम 11th-12th की हम थोड़ा ना पढ़ सकते हैं, मैथ थोड़ा तो नहीं पढ़ सकते। बायोलॉजी पढ़ेंगे 11th-12th की तो कुछ समझ ही नहीं आएगी, उसमें वो अपना मैथ और सुधार लें, उसमें वो अपने शिक्षण विधियों पे काम कर लें तो उनके नंबर बूस्टअप हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट समय क्या है, आपको एक कोशिश और करनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि अच्छा एक बात और बताऊं कि जो नए टॉपिक आए हैं जैसे तड़ित है, भूकंप है, इनकी मैं वीडियोस भी कोशिश करूंगा बना दूं। और एक टॉपिक तो मैंने डाल ही दिया, दहन और ज्वाला, आप उसको पढ़ के जाते हो तो मैंने बता भी रखा है इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस पर क्या है, हम कुछ भी अपडेट होती तो वो भी कई बार शेयर कर देते हैं। वैसे थोड़ा एक्टिव तो कम ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं मैं उनकी PDF जो है, यदि आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो वो मैं कहीं ना कहीं से, या तो जैसे मैं खुद के लिए मान लीजिए नोट्स बनाऊँ तो मैं वही नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। मान लीजिए मैं नहीं भी बनाऊँ तो वो मैं बुक जो है उसमें कुछ डार्क चीज़ें की हुई हैं वो आपके पास मैं पहुँचा दूँगा कि ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है एग्ज़ाम में। अब जो सिलेबस है आपके, मान लीजिए अभी आज 20 तारीख होगी तो 10 दिन इसके, और जनवरी हम 30 दिनों की मानते हैं तो 30 और 10 40, और अगले 20 दिन मानता हूँ तो 40 और 20 60, यानी 2 मंथ का समय अभी भी हमारे पास। 27 को तो मैं तो 20 को ही मान रहा हूँ कि 7 दिन चलो आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। तो हमारे पास 60 दिन का समय है। इस 60 दिनों में हमें क्या करना है, 40 दिन के समय को एक कैटेगराइज में हमें तोड़ना है। कोशिश करो महीने को, लेकिन महीने को नहीं तोड़ पाते, 40 दिनों मानो। 40 दिनों में हमें सिलेबस को कैसे भी करके एक बार कंप्लीट जरूर करना है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, पहली बार में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पहली बार आप कोशिश करो कि हम सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर जाएं। एक बार हमारी निगाहों से निकल जाए सारे सब्जेक्ट। उसमें आप एक आधी लैंग्वेज, मान लीजिए आगे आपके लैंग्वेज कोई काम नहीं आनी, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश ले ली, इंग्लिश आपके काम नहीं आ गया, नहीं मेंस एग्जाम में मान लीजिए आप मैथ साइंस से हो तो फिर आप ऐसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप देख सकते हो कि उतना ही आप पढ़ लो जितना आपके ठीक ठाक नंबर आ जाए, और बाकी का जो पोर्शन याद नहीं होता उसमें से पर्टिकुलर कुछ टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो। कभी आप पूरा सब्जेक्ट मत छोड़िएगा, पूरा सब्जेक्ट छोड़ने से हमारा नुकसान नहीं होता है।
ठीक है, पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ो। यदि वो आपके मेंस एग्जाम में काम नहीं आना तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट बढ़िए हैं तो आप सोचो कि हम छोड़ दें एक आधे सब्जेक्ट को, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ी नॉलेज हमें ले लेनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए। और इधर तो बेसिक के क्वेश्चन आते हैं। और 40 दिन में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास 20 दिन बचेंगे, उस 20 दिनों में हमें क्या है, 2 रिविजन लगाने हैं। 2 नहीं तो 1 तो लग ही जाना चाहिए 15 दिनों के अंदर। और एक अगले दिन हम 7 दिन जो बच गए उसमें से 5 दिन और लेके लास्ट वाला रिवीजन 10 दिन में कर लेंगे। तो कम से कम आप 3 बार सिलेबस को यदि आप निकाल लेते हो ना, एक बार तो 40 दिनों वाला, एक बार फिर से 10 दिन में, एक बार फिर से 10 दिन में, या पहले वाला मान लीजिए 15 दिन में और फिर अगला 10 दिन में, तो मान के चलिए आपका स्कोर जो है 120 के आसपास रहेगा, यदि आप इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हो तो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हालांकि आप खाली छोड़ के आते हो फिर तो है 1/3, लेकिन हम खाली क्यों छोड़ें जब नेगेटिव मार्किंग वैसे है नहीं, तो फिर तो हम सारे कोई ना कोई तो ऑप्शन टिक करके आएंगे ना। पेपर करने का भी मैथ साइंस वालों के लिए एक तरीका होता है कि जैसे आप मैथ साइंस का पेपर कर रहे हो तो उसमें कभी भी आप मैथ्स के क्वेश्चनों में कभी आपको फंसना नहीं होता। मैथ्स के क्वेश्चन भी टाइम ले जाते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना है, बाकी क्वेश्चन थोड़े स्पीड से करने, जल्दी करने, और हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। मैं लगभग ये रीट पात्रता का और ये वाला एग्ज़ाम जो है वो लगभग मैं 20 मिनट 25 मिनट पहले ही कर लेता था, आधा घंटा तक। उसमें ज़्यादा इतना टाइम लगता नहीं। कुछ क्वेश्चन जो अटक रहे हैं ना उसको एक बार छोड़ दो, लास्ट में उस पर आके सोचो। कई बार हम एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट ले लेते हैं, नहीं भाई, इधर सारा गेम ही समय का है। समय गया तो हमारे दिमाग से सब कुछ जाते लगेगा। कोई प्रेशर नहीं रखना भाई, आराम से क्लियर हो जाएगी। 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे भाई, हंसते खेलते आ जाते हैं भाई। ठीक है, एक बार थोड़ा ढंग से पढ़ लें, बेसिक नॉलेज भी 90 नंबर तो आ जाते हैं, कोई इतनी खास बात नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, 90 मार्क्स पे नहीं डिपेंड रहना, हमें कोशिश करनी का हम 120 प्लस पे जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्कोर अच्छा रहेगा ना। तो ये मार्कशीट जैसे अभी मैं देखता हूँ ना, पुरानी मार्कशीट 140 नंबर लिखे पड़े, 130 नंबर लिखे पड़े, तो ऐसे सुकून सा मिलता है। मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, आगे मेन एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छा ही करेंगे, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप मेंस एग्जाम में बैठोगे। तो 3rd ग्रेड की आने वाली भर्तियाँ तो आएंगी। तो जब आपके पास स्वर्णिम अवसर है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप पढ़िए भी। ठीक है, ठंड में अपना खून, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठंडा मत होने दीजिए भी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फरवरी तक होना है और कई फिर ठंड में उतनी पढ़ाई कहीं से होती नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है भी। ठीक है, जितना आप अपने शरीर को थोड़ा सा तंग करोगे, तंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुइयाँ चुभोने लग जाओ या कुछ और। ठीक है, तंग करने का मीनिंग ये है कि आपको ठंड लग रही है तो भी आप पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, चाय वगैरह पी के फिर भी आप बैठे हो पढ़ने, तो फिर भगवान भी देखता है और आपको देता है, उतना फल आपको जरूर देता है। इसलिए लगे रहिए, आपके मार्क्स जो हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे आने हैं। बस आप लगे रहिए, कैसे भी करके आप क्या है, कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप सिलेबस जरूर निकाल दीजिए। और लास्ट समय टेस्ट सीरीज के टेस्ट के बारे में बताने वाला था, तो ये मेरे पास तो थी अरिहंत की बुक थी, सीटेट एंड टेट से एग्जाम जो भी होते हैं, पूर्व प्रश्नों के हल, प्रश्न पत्र सही दे रखे हैं। ठीक है, उनके हल भी दे रखे हैं, उनकी व्याख्या भी दे रखी है। जैसे इसको भी मैं थोड़ा पढ़ने का आपको तरीका बताऊं तो, जैसे आप देखिएगा, कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए जो ये वाला क्वेश्चन आप जैसे देखोगे, आप इसको ऊपर गोले किए हुए, तो इसका मीनिंग ये है कि ये क्वेश्चन मान लीजिए मुझे नहीं आए, पहली बार में पढ़ते वक्त नहीं आए, तो फिर मैंने क्या किया, इनके ऊपर मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो पहली बार मान लीजिए मैंने पूरा पेपर एक बार तो लगाया, उसमें देखा कि मुझे कितने आ रहे थे, और जिसमें मैंने तुक्का लगाया उसमें मैंने क्या कर दिया, गोला कर दिया कि ये मेरी अप्रोच से सही होता है या नहीं होता। फिर उसका एक्चुअल में सोल्यूशन देखा कि उसका सोल्यूशन है क्या, उसकी व्याख्या पढ़ी, तो समझ में आया कि हाँ ये तो ऐसे होना था, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे आपका स्कोर जो है वो बूस्टअप होगा भाई। ठीक है, जैसे आप ये देखिएगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कई बार कुछ अलग तरीके से ट्रिक से सॉल्व करने होते हैं, उसको भी हम क्या है, जिसमें ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, सीटेट के थोड़ा पेपर जो आपके सिलेबस से, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन क्वेश्चनों वो यदि आपसे नहीं बने तो उनमें डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वो हमारे रीट के अंदर थोड़ा ना सिलेबस है।
अब इसके अंदर तो एचटेट, यूपीटेट सारे ही पेपर दे रखे हैं। तो मान लीजिए उधर को कुछ सिलेबस और है तो वो हमें घबराना नहीं है उस टॉपिक से हमारा प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन जो हमारे टॉपिक है और उधर भी है सेम ही है, तो फिर उसमें से हमारा क्वेश्चन गलत होता है, थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूरत है। ठीक है, और ये थोड़ा इनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है, यानी हमारे पेपर में से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। सीटेट वाले का अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले उनको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला देखिएगा, पेज नंबर 76 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 कि वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊष्मीयमान वाला प्रश्न। तो ये देखिए सीटेट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, अभी मेरे पास पेपरों का पूरा बंडल लगा पड़ा अभी। ठीक है भाई, तो पूरा एक बंडल है इतना बड़ा, जिसके अंदर वो एक्चुअल में जो पेपर हुए वो मैं दे के आया। जैसे पंजाब टेट, सी टेट मेरा क्लियर है, तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम हुए लेवल फर्स्ट के, लेवल सेकंड के, वो सारे के सारे पेपर हैं मेरे पास, वो अभी रखे हुए। तो उनको देखते रहते हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहकावे में मत आइए भाई, कोर्स वगैरह मत लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लेना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी क्या है, उतना ज़रूरत नहीं है कोर्स वगैरह की। हम यदि करें तो अच्छे से कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप खुद ही कर सकते हैं, और इतनी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मेरे पास ये अभी डायरी पड़ी है तो इसमें एक कोटेशन से लिखी हुई है, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दिखाते हैं और जबकि पुस्तकें जो है अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। तो उम्मीद है जो जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी आपकी समझ में आ गई होंगी। और ये देखिएगा सिलेबस है, यानी सब कुछ है, उसी के आधार पे आपको बातचीत कर रहा हूँ। और कईयों ने सिलेबस भी नहीं देखा होता, फिर भी वो उस पर बातचीत करते हैं। भी पता नहीं कैसे इतना ज्ञान कहाँ से दे देते हैं भी। ठीक है, हमें तो कई बार डर लगता है कि हम कहीं मिसगाइड ना कर दें बच्चों को, और कुछ एक बच्चे हमारी वजह से क्या है एक आधा नंबर भी ना कट जाए, लेकिन फिर भी कई लोग तो फिर अपने चलाते हैं भी, अपना मनमर्जी का कुछ भी बता देते हैं। अब हमें तो पता होता है, हम तो देख के हंसते हैं, भाई ये क्यों ऐसे बच्चों को मूर्ख बनाए जा रहे हो, दुख भी होता है। लेकिन अब क्या करें, लेकिन हमें खुद ही समझदार होना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियोज़ आपको अच्छी लगी। बाकी घबराना नहीं है, एग्ज़ाम आपका बेहद अच्छा होने वाला है, तो किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं रखनी। तनाव, कई बार आपको लगेगा कुछ टॉपिक आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, मोटिवेशन आएगा, कई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। ठीक है, रिजल्ट वाला दिन आपके लिए कुछ खास होने वाला है, अलग आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें किसी और टॉपिक के साथ। और यदि आप कुछ टॉपिक मुझे सुझाव दोगे कि इस टॉपिक पे सर आपको बातचीत करनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियोज़ बना दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।